हेलो एवरीवन। 12th स्टैंडर्ड का फिजिकल केमिस्ट्री में कहा जा सकता है सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एंट्रेंस एग्जामिनेशन को भी अगर कंसीडर करें तो ये चैप्टर से क्वेश्चन आने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में एक समय था कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आता था, बट आज भी हम कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इससे आएगा। कंप्लीटली कंसेप्चुअल चैप्टर होगा, कैलकुलेशन बेस्ड चैप्टर होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा। इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्या है इस चीज़ को भी देखेंगे। तो ये चैप्टर को हम लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि हमारा बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन बने, जेईई मेन का क्वेश्चन बने, नीट का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पाए। तो क्या होगा इस टॉपिक चैप्टर में, डिफरेंट टॉपिक्स, पहले उस चीज को हम लोग देख ले। जैसा कि दिख रहा है कि टोटल 24 टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। 11th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर आप लोग पढ़ चुके हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर का यहाँ पे यूज 100% है। अगर आप रेडॉक्स रिएक्शन को पढ़े हैं तो आप 100% अप्लाई करने जा रहे हो रेडॉक्स रिएक्शन के कॉन्सेप्ट को। बट फिर भी हम लोग इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में रेडॉक्स रिएक्शन का बेसिक्स को स्टडी करेंगे। कैसे पहचानेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या है रिडक्शन, क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या है रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, ये सब का रफ आइडिया जो है हम लोग को यहाँ पे 11th स्टैंडर्ड से चाहिए। हम पहले इंट्रोडक्शन में इस टॉपिक को कवर करेंगे। फिर अगर देखा जाए इस चैप्टर में बस 3 चीज पढ़ना है, और वो 3 चीज क्या क्या है। पहला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दूसरा कंडक्टेंस, और तीसरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। 3 चीज, उसी को हम लोग डिफरेंट टॉपिक में डिवाइड किए। अब एक एक टॉपिक करके हम आपको बता दें कहाँ क्या पढ़ना है, और तब इसका जानकारी हो जाने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को, इस इंटरेस्टिंग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले, इस चैप्टर से पहले आप लोग देखे होंगे सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का डिफरेंट लेक्चर्स। तो ये हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का सेकंड। आप यहां पे डिफरेंट चैप्टर्स का लेक्चर देखेंगे। समय आगे बढ़ते जाएगा और हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे अपने सिलेबस में भी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हम अपलोड करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खासकर हम लोग हर एक नेमिंग रिएक्शन पे एक वीडियो लेक्चर बनाएंगे और उसके मैकेनिज्म को समझेंगे। आज तक उससे क्या क्वेश्चन पूछा, आपको ये बताने का कोशिश करेंगे कि ऑर्गेनिक में कन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व कर पाए। बहुत सारा कन्वर्जन हम लोग करेंगे वीडियो लेक्चर में। हम लोग ऑर्गेनिक में कोई पर्टिकुलर चैप्टर के थ्रू नहीं जाएंगे, हम लोग नेमिंग रिएक्शन, रिएक्शन मैकेनिज्म, मतलब उस ऑर्गेनिक का थोड़ा सा इस फॉर्मेट से थोड़ा डिफरेंट होगा। पक्का गारंटी है क्वेश्चन बनेगा, बोर्ड्स का हो या एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या फिजिकल केमिस्ट्री। बस जरूरत है ध्यान से पढ़ने का। पढ़ाते जाएंगे, नोट्स आप लोग साथ ही साथ बनाते जाएंगे। स्क्रीनशॉट वाला टेंशन नहीं कि स्क्रीनशॉट ले लिया और मोबाइल में और आ गया, नहीं। कॉपी में पढ़ते वक्त कॉपी में आपको नोट्स को बनाना होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैप्टर का नोट्स होगा पीडीएफ फॉर्मेट में, आप उसको डाउनलोड करके भी नोट्स बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ वाला नोट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो कॉपी एंड पेन लेके ही स्टडी करना है यूट्यूब पे। अदरवाइज बहुत ज्यादा बेनिफिट हम लोग को इसका मिलता नहीं है। सबसे पहला चीज है कि आखिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लोग पढ़ते क्या है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री के उस ब्रांच को कहते हैं जहां पे केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में। मीन्स अगर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो क्या उस रिएक्शन के हेल्प से करंट बन सकता है? क्या करंट के हेल्प से कोई केमिकल रिएक्शन करवाया जा सकता है? यही दोनों स्टडी करते हैं केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करते हैं। तो दोनों हम लोग कर सकते हैं। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में एक रिएक्शन करवा के करंट बना सकते हैं और करंट के हेल्प से एक रिएक्शन करवा सकते हैं।
ये दोनों चीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पहला टॉपिक होगा हमारा, और यहां पे हम लोग यही चीज स्टडी करेंगे कि कैसे करंट को केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए, और उसी के लिए हम लोग गैल्वेनिक एंड वोल्टेइक सेल पढ़ते हैं। तो गैल्वेनिक एंड वोल्टेइक सेल जो होता है वो किस पे बेस्ड है? तो रेडॉक्स रिएक्शन पे बेस्ड है, और इस गैल्वेनिक एंड वोल्टेइक सेल पे के हेल्प से हम लोग केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। कैसे, हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे इसका, कि कैसे केमिकल रिएक्शन के हेल्प से करंट हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। आज के समय में जितना भी मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक आइटम का मतलब ये हुआ कि जो हमारे साथ घूम सकता है, जो हमारे साथ चल सकता है। बताइए कौन है सबसे बेटर एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल? मोबाइल। दूसरा लैपटॉप, हम लोग अपने साथ लैपटॉप को ट्रैवल करवा सकते हैं, मोबाइल को ट्रैवल करवा सकते हैं। हमारा वॉच जो होता है, घड़ी, ये सब कुछ बेस्ड है किस पे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे। मोबाइल का बैटरी लिथियम आयन बैटरी होता है, कैसे वर्क करता है, कैसे इतना टाइम्स हम लोग चार्ज करते रहते हैं और वो यूज होते रहता है। इन्वर्टर बैटरी कैसे वर्क करता है, लेड स्टोरेज जिसको बोलते हैं हम लोग, उसमें एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन होता है, वो क्या होता है, कैसे होता है, इसको स्टडी करेंगे। इस धरती पे कितने तरह का सेल है अभी तक बना है, उसको एक एक करके स्टडी करेंगे। तो केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में काफी इंटरेस्टिंग कैसे एक केमिकल रिएक्शन करंट बना देगा, और कैसे करंट के हेल्प से केमिकल एनर्जी मींस केमिकल रिएक्शन को करवा देंगे। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि केमिस्ट्री पढ़ने का क्या इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे सब कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ, केमिस्ट्री पढ़ने का इंपॉर्टेंस कुछ है, रियल लाइफ से काफी जुड़ा हुआ। वो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मोबाइल में आपका सेल नहीं हो तो मोबाइल किसी काम का नहीं, और वो सेल काम कैसे करता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बताएगा, उसके अंदर का केमिस्ट्री ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम लोग स्टडी करेंगे कि केमिकल रिएक्शन जो हो नहीं रहा था कैसे हो गया, करंट के प्रेजेंस में हो गया। करंट दिए रिएक्शन हो गया, नहीं देते नहीं होता रिएक्शन। तो बिना करंट का रिएक्शन जो नहीं हो रहा है, जो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, जो पॉसिबल नहीं लग रहा है, उसको भी हम पॉसिबल बनाते हैं। किसके हेल्प से? करंट के हेल्प से। करंट देंगे, करंट के फॉर्म में क्या देंगे? उसको एनर्जी देंगे, और उस एनर्जी से वो क्या बना देगा? उस एनर्जी से वो क्या बना देगा बताइए? उस एनर्जी के प्रेजेंस में रिएक्शन जो नहीं हो रहा था अब होगा। नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ता है, और उसको स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। फिर सेल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? सेल से रिलेटेड टर्म क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? एकदम से डेप्थ में जानेंगे क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सिर्फ डेफिनेशन नहीं कि डेफिनेशन रट गए, माइंड में कुछ नहीं आया, खाली अभी भी डब्बा। तो उसके बेसिक माइक्रोस्कोपिक लेवल तक जाके समझेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या। फिजिक्स में जैसे आप पढ़ते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसी का हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत यूज करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझने के लिए। जो इलेक्ट्रोड रड्स होता है, इलेक्ट्रोड जिसको बोलते हैं कैथोड एंड एनोड, उस पे जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा है किसी केमिकल रिएक्शन के होते वक्त। फिर सेल का ईएमएफ का मतलब हुआ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फिजिक्स में ऑलरेडी आप लोग पढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसका यूनिट वोल्ट होता है। एक सेल को कंस्ट्रक्ट किया गया और उसमें 1 कूलम चार्ज को पूरे सर्किट में घुमाने के लिए जो फोर्स अप्लाई कर रहा है उसको ईएमएफ बोलते हैं। मींस जब वो सेल यूज में नहीं है, फर्स्ट टाइम यूज करने वाले हैं, उस समय का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वेरी सिंपल, बहुत कॉमन लैंग्वेज में बोले तो सेल अभी जस्ट न्यू है, अभी यूज नहीं किए, उस समय का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको सेल का ईएमएफ बोलेंगे। फिर वो ईएमएफ किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? सेल का ईएमएफ किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? क्या टेम्परेचर के बदलने से ईएमएफ बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा। क्यों बदलेगा? रीजन उस समय जानेंगे। क्या कंसंट्रेशन के बदलने से सेल के ईएमएफ पे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल बदलेगा। कैसे? उसके लिए हम लोग नर्स इक्वेशन पढ़ेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नर्स इक्वेशन।
नस्ट इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट होगा और नस्ट इक्वेशन को समझने के लिए हम लोग 11th स्टैंडर्ड थर्मोडायनेमिक्स की ओर बढ़ेंगे और वहां गिब्स फ्री एनर्जी पढ़े थे और गिब्स फ्री एनर्जी का रिलेशन रिएक्शन कोसेंट से क्या था उसका यूज करते हुए हम लोग फार्मूला को डिराइव कर लेंगे नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन क्या है? तो नस्ट इक्वेशन सिंपल कंसंट्रेशन के बदलने से सेल का ईएमएफ किस तरीके से बदलता है उस चीज का स्टडी होगा यहाँ पे। फिर गिब्स फ्री एनर्जी का सेल ईएमएफ से क्या रिलेशन है? सेल का ईएमएफ गिब्स फ्री एनर्जी से कैसे रिलेटेड है? गिब्स फ्री एनर्जी का मतलब डेल्टा जी। ये डेल्टा जी ऐसा टर्म है जो आप देख रहे होंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हर एक पॉइंट पे आएगा, साथ ही साथ फिजिकल केमिस्ट्री में मोस्ट ऑफ द चैप्टर में ये डेल्टा जी आएगा। तो डेल्टा जी को एक बार समझ ही लेना अच्छे से, हर एक चैप्टर में यूज करेंगे। तो डेल्टा जी का मतलब यूजफुल वर्क, फ्री एनर्जी को डेल्टा जी बोलेंगे। सिस्टम के पास अगर एनर्जी है तो वो वर्क करेगा, नहीं तो उससे उसको बाहर से एनर्जी चाहिए। तो अगर सिस्टम के पास है तो वो खर्च करेगा तो माइनस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। इसलिए डेल्टा जी नेगेटिव मतलब सिस्टम के पास एनर्जी है, वो खर्च करके उस प्रोसेस को करवा पाएगा। सिस्टम के पास एनर्जी ही नहीं है, इसका मतलब उसको वो प्रोसेस करवाने के लिए बाहर से एनर्जी चाहिए, और जब वो गेन करेगा तो साइन प्लस होगा। जब वो गेन करेगा एनर्जी तो साइन कैसा होगा? प्लस। तो डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है इसका मतलब उसको बाहर से चाहिए, मींस वो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। और जीरो का मतलब इक्विलिब्रियम होता। वैसे हम डेप्थ में उस समय पढ़ेंगे जब टॉपिक पे आएंगे। फिर नस्ट इक्वेशन का यूज करके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और पीएच कैसे डिटरमाइन करते हैं, किसी सॉल्यूशन का पीएच नस्ट इक्वेशन से कैसे फाइंड आउट करेंगे, नस्ट इक्वेशन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू किसी भी रिएक्शन के लिए यूनिक होता है, ये बदलता नहीं है। तो नस्ट इक्वेशन का यूज करके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और पीएच का डिटरमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट। अब जो है ये सेकंड पार्ट की ओर हम लोग आ रहा है, कंडक्टेंस की ओर। मेटालिक कंडक्टर में करंट पास करता है, अच्छे से जानते हैं, फिजिक्स में पढ़ते भी हम लोग। एक कॉपर वायर से करंट पास कर रहा है, जानते हैं क्यों पास कर रहा है? बिकॉज उसके अंदर का फ्री इलेक्ट्रॉन्स लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है, तो उसके अंदर करंट किसके चलते हुआ? फ्री इलेक्ट्रॉन्स के चलते। लेकिन क्या एक सेल में एक बैटरी के से जो करंट बन रहा है, उस बैटरी के अंदर जो करंट मूव कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, वो करंट क्या इलेक्ट्रॉन के चलते हैं? नहीं, वो आयंस के चलते, कैटायंस और एनायंस के चलते। तो आयंस के मूवमेंट से जो करंट बनता है उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। और इलेक्ट्रॉन वाला तो हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, मेटालिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो कंडक्टेंस एंड रेसिस्टेंस, फिजिक्स का टर्म रेसिस्टेंस, प्रॉपर्टी विच रेसिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ऐसा प्रॉपर्टी जो करंट के फ्लो को रेसिस्ट करता है, चार्जेस के फ्लो को रेसिस्ट करता है। तो क्या 100% ब्लॉकेज है, क्या पास होने नहीं देगा? तो देगा। उसके लिए हम लोग के लिए टर्म क्या है? कंडक्टेंस, रेसिप्रोकल एक दूसरे का, रेसिस्टेंस एंड कंडक्टेंस, रेसिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी नेक्स्ट टॉपिक होगा। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसको हम लोग बोलते हैं। फिर हम लोग ये देखेंगे कि मेटल में जो करंट होता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक नहीं, सॉरी इलेक्ट्रोलिटिक, यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, मतलब किसी सॉल्यूशन से करंट पास कर रहा है वो करंट कैसा होता है, और मेटल से करंट पास कर रहा है वो करंट कैसा होता है, दोनों के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी, हमको याद कर लेना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बताएंगे तरीका कैसे आप याद करें, आसान है, बहुत जरूरी है, आसान के साथ बहुत जरूरी है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कैसे पता करेंगे कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव है, कौन किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, कौन किसको रिड्यूस कर सकता है, कौन सा रिएक्शन हो सकता है, कौन सा रिएक्शन नहीं हो सकता, ये सब कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हेल्प से। फिर ये SHE, C का मतलब क्या हुआ? S का मतलब स्टैंडर्ड, H मींस हाइड्रोजन, E मींस इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसका हम लोग EMF 0 लेते हैं, सेल पोटेंशियल 0 लेते हैं, क्या होता है उसी टाइम हम लोग पढ़ेंगे। फिर मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, एक मोल इलेक्ट्रोलाइट के चलते जो कंडक्टिविटी होता है, कंडक्टेंस जो सॉल्यूशन का होता है, दैट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टेंस। और 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट्स के वजह से जितना कंडक्टेंस आता है सॉल्यूशन में उसको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। क्या होगा इसका रिलेशन डिफरेंट टर्म से? बहुत इंपॉर्टेंट। फिर डिवाई-हैकल-अंसगर इक्वेशन, ये डिवाई-हैकल-अंसगर इक्वेशन क्या? तो ये
कोरिलेट करता है किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टिविटी को किसके साथ, डाइल्यूशन मींस वॉल्यूम वगैरह के साथ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। एक वीक इलेक्ट्रोलाइट जिसको इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दे, बहुत ज्यादा अमाउंट में सॉल्वेंट डाल दे, तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का काम करने लगता है। तो वो कर्व हम लोग देखेंगे डिवाई-हकल-अंसाकर इक्वेशन में। फिर कोलरास लॉ हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे, चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन का केस लेंगे और फिर उससे रिलेटेड कैलकुलेशन करेंगे। कोलरास लॉ में ये बोला गया कि जो कैटायंस और एनायंस से वो कंपाउंड बना है उसका मूवमेंट इंडिपेंडेंट होता है, दोनों का कंडक्टेंस को जोड़ दे तो सॉल्यूशन का कंडक्टेंस आ जाएगा। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ कैटायन प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एनायन इज इक्वल्स टू सेल। ठीक है। फिर इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रॉन मींस करंट एंड लिसिस मींस ब्रेकडाउन। वो रिएक्शन जो जिद्दी है, नहीं होने वाला, लग ही नहीं रहा है कि होगा, लग ही नहीं रहा होगा, लग रहा है कि ये रिएक्शन संभव ही नहीं है। असंभव जैसा दिखने वाला रिएक्शन भी करंट के प्रेजेंस में हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल उसको बोलता है ना कि करंट के प्रेजेंस में रिएक्शन कैसे करवा सकते हैं। जो रिएक्शन जिद्दी हो गया, नहीं होंगे, हम होंगे ही नहीं, हम प्रोडक्ट बनाएंगे ही नहीं, उसके भी करंट की हेल्प से प्रोडक्ट बनवा देंगे। फिर फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ये टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। फैराडे लॉ हो गया, कोलरास लॉ हो गया, नर्स इक्वेशन हो गया, ये सारा टॉपिक ऐसा है कि जहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस दो लॉ है, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट वाले में बोला जितना चार्ज पास करवाओगे उतना ही कैथोड पे वेट डिपॉजिट होगा। दूसरा बोला कि अगर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में तुम करंट सेम रखते हो तो इक्विवेलेंट वेट जो डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पे वो सबका सेम होगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सब जगह सेम होगा। डिटेल टॉपिक पढ़ते वक्त इलेक्ट्रोलिसिस जब होता है किसी सॉल्यूशन का, किसी सॉल्यूशन से करंट को पास करवा देते हैं तो कैथोड पे क्या होता है, एनोड पे क्या होता है, क्या मिलता है हमको, तो उसी को हम लोग प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। 11th स्टैंडर्ड में जब एस ब्लॉक एलिमेंट्स आप पढ़े होंगे तो आप पढ़े होंगे कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा का प्रोडक्शन किस तरीके से होता है। कॉस्टिक सोडा हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। कॉस्टिक सोडा का प्रोडक्शन हम लोग क्लोर अल्कली प्रोसेस से करते हैं। एक स्पेशल इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है जहां पे उससे हम लोग ऑब्टेन करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके साथ दो और प्रोडक्ट मिलता है, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हुआ। तो आखिर और भी किसी सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो क्या मिलेगा हमको कैथोड पे, क्या मिलेगा हमको एनोड पे। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, और इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज बहुत ज्यादा हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी भी पढ़ेंगे। प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी आगे जब पढ़ेंगे हम लोग तो सेल के बारे में पढ़ेंगे। जितना भी सेल है, एक है रिवर्सिबल सेल, एक है इरिवर्सिबल सेल। रिवर्सिबल सेल होगा, इरिवर्सिबल सेल होगा। इरिवर्सिबल सेल जो हम लोग एक बार सिंगल टाइम यूज कर सकते हैं, खरीदे, यूज किए, फेंक दिए। और एक दूसरा जिसको रिचार्ज कर सकते हैं, लेड स्टोरेज इन्वर्टर का बैटरी। ऐसा नहीं ना कि एक बार लाए, लाइन कटा, 4-5 घंटा यूज किए, फिर उसको फेंक दीजिए, नया बैटरी लाइए, नहीं वो रिचार्ज हो रहा है। चार्जेबल जो बैटरी होता है जिसको बार बार चार्ज कर सकते हैं, दैट इज रिवर्सिबल सेल। कैसे काम करता है वो, क्या है मैकेनिज्म, उस चीज को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इन्वर्टर का बैटरी क्या हुआ, लेड स्टोरेज। आपके मोबाइल का सेल क्या है, लिथियम आयन। क्या इसको चार्ज कर सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पे रिवर्सिबल सेल में पढ़ेंगे। किसी मेटल के सरफेस पे रस्ट बन रहा है, आयरन पे कोरोजन हो रहा है, इसके पीछे क्या मैकेनिज्म है, लोहा में जंग क्यों लगता है, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। तो ये था डिफरेंट टॉपिक, काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम हो या एंट्रेंस एग्जाम हो, दोनों के लिए। अब यहां पे इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो बेसिक नॉलेज का रिक्वायरमेंट है 11th स्टैंडर्ड से, रेडॉक्स रिएक्शन से, उस टॉपिक को हम यहाँ पे कवर कर दे रहे हैं आपको कि नेक्स्ट क्लास से हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाएं।
तो सबसे पहला कि अगर हम बात करें इस चैप्टर में जो बेसिक नॉलेज है, हमको रेडॉक्स रिएक्शन समझना है, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं समझना है। रेडॉक्स रिएक्शन का बेसिक्स को हम लोग को जानना है, बेसिक्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन कि रेडॉक्स रिएक्शन है क्या। रेड मींस हुआ रिडक्शन, ऑक्स मींस हुआ ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, एक ऐसा रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। बट ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, रेडॉक्स हम बोल रहे हैं, रेडॉक्स बेसिक्स है ना, ओनली बेसिक नॉलेज हम लोग ले रहे हैं कि इस चैप्टर को समझने के लिए क्या है, अल्फाबेट्स हम लोग यूज करेंगे, ये अल्फाबेट ही समझ लीजिए आप। रेडॉक्स का मतलब हुआ दो वर्ड है, एक हुआ रेड, दूसरा हुआ ऑक्स। रेड मतलब हुआ रिडक्शन, ऑक्स मतलब हुआ ऑक्सीडेशन। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसी को कवर करते हैं। रिडक्शन का मतलब हुआ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और इसका मतलब हुआ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस। रिडक्शन का मतलब हुआ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन का मतलब हुआ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ये मेन चीज, इसका ही यूज करेंगे, इससे ज्यादा नहीं। ऐसे बात बनाना होगा तो बहुत सारा बात कर लेंगे, बहुत सारा पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो जाएगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में, लेकिन यही दो ऐसा बात है जो मैक्सिमम यूज होता है। अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो रिडक्शन, लॉस हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है तो ऑक्सीडेशन, डिक्रीज कर रहा है तो रिडक्शन। अब यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए सर व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर, चलिए इसको भी करते हैं, NaCl लिख लीजिए। सोडियम पे बताइए चार्ज +1, क्लोरीन पे बताइए -1। तो ये जो चार्ज सोडियम और क्लोरीन पे आप बोले वही है ऑक्सीडेशन नंबर। व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम इन NaCl? +1। व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन NaCl? -1। तो +1 एंड -1 जो हम लोग बोल रहे हैं वो ऑक्सीडेशन नंबर हुआ, वेरी सिंपल। अब इस दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर को ऐड करो, कितना मिलेगा? लड्डू, 0। +1 एंड -1 इज 0, तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एटम इज 0। अगर बोला जाए कि बताइए H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, तो कुछ ऑक्सीडेशन नंबर याद रखना होगा, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2 इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशन। ग्रुप 1 जितना भी एलिमेंट +1, ग्रुप 2 जितना भी एलिमेंट -+2, फ्लोरीन -1, जोड़ेंगे सबको 0 होगा। अगर चार्ज है तो चार्ज के बराबर होगा। अब बोलिए हाइड्रोजन का +1 ना, 1 × 2 2 हाइड्रोजन है, सल्फर का X मान लो, ऑक्सीजन 4 है, एक का कितना -2, X = क्या आ गया +6। तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब ध्यान से देखिए, एक रिएक्शन को, रेडॉक्स रिएक्शन को दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक होता है मॉलिक्यूलर, दूसरा होता है आयोनिक रिएक्शन। एक होता है मॉलिक्यूलर, दूसरा होता है आयोनिक। हम उसी पार्ट को कर रहे हैं जो इस चैप्टर को समझने के लिए जरूरी है। तो रेडॉक्स रिएक्शन दो तरह का, एक मॉलिक्यूलर और दूसरा होता है आयोनिक। तो मॉलिक्यूलर का एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल लेते हैं, बहुत कोई कॉम्प्लेक्सिटी की ओर नहीं जा रहे हैं, सिंपल एग्जांपल। आयरन इज गोइंग टू रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट, व्हाट इज ऑब्टेन्ड? आयरन सल्फेट FeSO4 प्लस कॉपर। बहुत बहुत कॉमन एग्जांपल है रेडॉक्स रिएक्शन का, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। इसको थोड़ा सा ब्रेक करके देखिए, क्या वाटर में जाएगा तो कॉपर Cu2+ में और SO4 2- में ब्रेक हो जाएगा, और आयरन सल्फेट वाटर में जाएगा तो 2+ में और SO4 2- में बदलेगा। साथ में क्या होगा बताइए? कॉपर। एक्वस पानी में गया तब ब्रेक किया। अब देखो तो रिएक्टेंट में भी SO4 2-, प्रोडक्ट में भी, तो ये कॉमन है बोथ साइड। क्या बोलेंगे? कॉमन ऑन बोथ साइड। और साथ ही साथ जब कॉमन है, ऑक्सीडेशन नंबर इसका बदला नहीं, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बदला उसको हम क्या बोल दिए? स्पेक्टेटर आयन। ये कुछ नहीं कर रहा है, बस टुक टुक देख रहा है। इसका इस रेडॉक्स रिएक्शन में कोई इंपॉर्टेंस नहीं, कोई पार्टिसिपेशन नहीं, बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर इसका बदला ही नहीं। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बदलता उसको स्पेक्टेटर आयन। हटा दो इसको, इस मॉलिक्यूलर रिएक्शन को। जब उस मॉलिक्यूलर रिएक्शन से स्पेक्टेटर आयन को भगा दिए तो जो रिएक्शन बचा वो आयनिक रिएक्शन। तो बताइए आयरन किससे रिएक्ट किया? Cu2+ से। क्या बना दिया? Fe2+। और क्या बनाया? कॉपर। तो ये जो है आयोनिक होगा, आयोनिक रिएक्शन। तो एक मॉलिक्यूलर रिएक्शन को आयोनिक रिएक्शन में कैसे बदले समझ में आ गया। स्पेक्टेटर आयन को हटा दो,
क्या होता है स्पेक्टेटर आयन? जो दोनों साइड कॉमन है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंजिंग नहीं है। ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजिंग नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्पेक्टेटर आयन बोलेंगे। ठीक है, स्पेक्टेटर आयन बोलेंगे अगर ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजिंग नहीं हुआ। तो ये हो गया मॉलिक्यूलर, और क्या हो गया? आयोनिक रिएक्शन। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि अगर एक रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना है तो क्या करेंगे? बहुत ही छोटा सा एग्जांपल लेके इसको समझ लेंगे, और पहले तो ये समझेंगे कि व्हाई बैलेंसिंग इज रिक्वायर्ड। अब बैलेंसिंग का जरूरी कहां पड़ेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में? तो नस्ट इक्वेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। ध्यान सर, इस चैप्टर में हम लोग को मैथमेटिक्स का एक इंपॉर्टेंट टर्म लॉगरिथम एंड एंटी लॉगरिथम भी यूज होगा। लॉग एंड एंटी लॉग को हम लोग पहले बेसिक्स पढ़ेंगे, उसका प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, और फिर एक ट्रिक पढ़ेंगे जिससे हम लोग लॉग एंड एंटी लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का होगा वो कम समय में हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मींस लॉग एंटी लॉग यहाँ पे जरूरी होने जा रहा है। चलिए अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं बैलेंसिंग की ओर। बेसिक ही तो जानना है, एक एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। क्यों बैलेंसिंग जरूरी है बताइए? ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन का मतलब हो गया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है तो क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों। अगर रेडॉक्स रिएक्शन है तो क्या हो रहा होगा? रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन किसी को दिए, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन लिए। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि दिए 1000 और लिए 500। जितना डोनेट हुआ उतना ही गेन होगा, और इसी को इक्वल करने के लिए हम लोग बैलेंसिंग पढ़ते हैं। बहुत ही छोटा सा एग्जांपल, एक आयोनिक रिएक्शन लिख रहा है, ध्यान से, मॉलिक्यूलर नहीं। मॉलिक्यूलर का भूल जाइए, इन जनरल हम लोग आयोनिक रिएक्शन यूज करेंगे। MnO4 प्लस Fe2 प्लस क्या बना रहा है? Mn2 प्लस और साथ में Fe3 प्लस। बोला इस रिएक्शन को बैलेंस करो। कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन या तो एक्वस मीडियम में या तो न्यूट्रल मीडियम में होगा, एसिडिक में होगा, नहीं तो बेसिक में होगा। न्यूट्रल एंड एसिडिक के लिए सेम रूल, बेसिक के लिए थोड़ा सा आगे। अगर मीडियम एसिडिक है तो इस रिएक्शन में H+ दिख जाना चाहिए आपको। अगर मीडियम बेसिक है तो इस रिएक्शन में OH- दिख जाना चाहिए आपको। अगर मीडियम न्यूट्रल है तो वाटर से भी काम चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। H+ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसको हमको बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप बताएंगे किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो आयरन में ऑक्सीजन का -2 होता है ना, तो -2 × 4 -8, उधर जाके -1, तो ये हो जाएगा +7। इस पे जितना चार्ज है वही इसका ऑक्सीडेशन नंबर। इसका ऑक्सीडेशन है +2, इसका ऑक्सीडेशन है +3। तो यहाँ पे बताओ 7 से कहाँ गए? 2, और यहाँ पे बताओ 2 से कहाँ गए? 3। तो ऑक्सीडेशन हुआ किसका? ऑक्सीडेशन हुआ MnO4 का। ये पार्ट हुआ ऑक्सीडेशन, और ये पार्ट हुआ क्या? रिडक्शन। सॉरी, यहाँ पे डिक्रीज हुआ ऑक्सीडेशन नंबर का 7 से 2, तो इसको हम बोलेंगे रिडक्शन, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। क्या यहाँ दोनों हो रहा है? बोलिए 7 से कहाँ चलेगा? 2, कितने का चेंज? 5 का, 5 डिक्रीज हुआ, और ये 2 से 3 गया, मतलब 1। कहीं 5 डिक्रीज और कहीं 1 इंक्रीज। 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ, गेन हुआ 1, संभव नहीं है ये, इसलिए इसको हमको बैलेंस करना होगा, इंक्रीज एंड डिक्रीज। तो अगर बताइए 1 को 5 बनाना है तो क्या करेंगे? 1 को 5 बनाना है तो 4 ऐड करेंगे, नहीं, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दिए इसको भी, और 5 से। बताइए 1 आयरन का 2, तो 5 आयरन का 10। यहाँ पे 1 आयरन का 3, तो 5 का 15। 10 से गया 15, कितने का चेंज? 5 का। और यहाँ पे 7 से कितना गया? 2, तो यहाँ पे 5 का चेंज। क्या इंक्रीज डिक्रीज इक्वल हुआ? बिल्कुल। आप सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज इक्वल करोगे या रिएक्शन को भी बैलेंस करोगे तो रिएक्शन भी बैलेंस होगा। बताइए ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे? रिएक्टेंट साइड 4 दिख रहा है, प्रोडक्ट साइड सन्नाटा। आप क्या करोगे? जितना घट रहा है ऑक्सीजन उतना वाटर ऐड कर दो। क्यों वाटर ऐड करें ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए? और वेरी सिंपल, बिना एक्वस मीडियम का आयोनिक कंपाउंड रिएक्ट नहीं करता है। रेडॉक्स रिएक्शन इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशन एक्वस मीडियम में होता है, तो इसलिए ऑक्सीजन 4 है तो 4 वाटर को ऐड कर दे रहे हैं। क्या ऑक्सीजन बैलेंस हुआ? लेकिन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन को अनबैलेंस कर दिया। कितना हाइड्रोजन एक्स्ट्रा दिख रहा है यहाँ पे? 8, 4 2 8, उतना ही H+ इधर जोड़ दो। अभी तक रिएक्शन बैलेंस हो चुका है एसिडिक मीडियम में, अब इसको बेसिक में ले जाना है। हम क्या बोले? बेसिक मीडियम में अगर इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हो तो क्या चाहिए आपको? OH- इक्वेशन में दिख रहा है कि क्या? H+। हटा दो इसको हटाने के लिए 8 OH- रिएक्टेंट साइड भी, 8 OH- प्रोडक्ट साइड भी। अब बोलो 8 H+ और 8 OH- मिलके क्या बनाएगा? 8 H+ और 8 OH- 8 वाटर बनाएगा।
उस 4 पानी को बोले इधर आ जा। जब इधर आया तो -4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, कितना बचा 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। बचा क्या 4 ओवरऑल इक्वेशन 4H2O प्लस MnO4 माइनस प्लस 5Fe2 प्लस, ये क्या बनाएगा बोलिए Mn2 प्लस, और क्या बनाएगा 5Fe3 प्लस, और क्या बनाएगा बोलो 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 जल्दी 8OH माइनस। कुछ नहीं, हो गया बैलेंस, बहुत सिंपल, ये बैलेंस्ड हो गया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या जरूरी है, लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, n यहाँ पे हो जाएगा 5। इक्वेशन में n आता है, n वो डिसाइड कैसे करेंगे, पता चला 11th से ये बेसिक है नहीं, चले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने तो काफ़ी दिक्कत होगा, इसलिए स्टार्ट करने वक्त ही हम इस टॉपिक को देख ले रहे हैं। अब बाकी आपका प्रैक्टिस का पार्ट है, 11th स्टैंडर्ड में किया, आप 12th में हो और 11th का ये सब बेसिक कवर कर रहे हैं, जो इस चैप्टर का अल्फाबेट्स होगा। रेडॉक्स रिएक्शन 11th स्टैंडर्ड में हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी पढ़े थे, बट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी पढ़े थे, लेकिन बस पढ़े थे, छोड़ दीजिए उसको वहीं पे। हम लोग यहाँ डिटेल में पढ़े, एकदम डिटेल में, कि इसको वहाँ तो स्टार्ट करके छोड़ दिए थे, लेकिन यहाँ पे उसके डेप्थ तक जाएंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डेप्थ तक जाएंगे। रेडॉक्स रिएक्शन में एक और चीज़ जरूरी हो सकता है, बट वो हमको वहाँ पे पढ़ना ही होगा। रेडॉक्स रिएक्शन 2 तरह का, एक डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन, दूसरा इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। डायरेक्ट के लिए एक ही कंटेनर में रिएक्शन और इनडायरेक्ट में 2 अलग अलग कंटेनर में, हम लोग को डिटेल पढ़ना ही है। तो ये जो हम लोग अभी देखे हैं, ये रेडॉक्स रिएक्शन का बेसिक्स था, जो इस चैप्टर को समझने के लिए जरूरी है। अगले लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग इस चैप्टर के ये सिलेबस को जाने और क्या जाने, इसके समझने के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उसके बारे में अगले क्लास से हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। कितने लेक्चर में समाप्त होगा ये कहना पॉसिबल नहीं लग रहा इस टाइम, बट फिर भी नंबर ऑफ लेक्चर्स काफी ज्यादा होने जा रहा है। 15 to 20 कंफर्म रहेगा, मीन्स 15 से 20 घंटे लगेंगे चैप्टर्स को कंप्लीट करने में, जिसमें 100% न्यूमेरिकल्स इंक्लूडेड नहीं है। हम लोग न्यूमेरिकल्स कुछ इंपॉर्टेंट जो होगा हम लोग इस पे करेंगे, बाकी हम लोग ऑनलाइन क्लासेस जो होता है उस पे करेंगे। तो सारा न्यूमेरिकल्स इस पे कवर करने नहीं जा रहे हैं, जो हम लोग ऑनलाइन फॉर्मेट है वहाँ पे और भी न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो डीपीपीज होगा उसको वहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे।